Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 29th of April 2021, Thursday. Inspiration of the day is falling down is an accident, staying down is a choice. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 6. Single window clearance for foreign investor hits a bump. रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म लॉन्च करने का डिसीजन लिया था जो बेसिकली 15 अप्रैल से लॉन्च होना था एंड बेसिकली दिस न्यू सिस्टम वाज बीइंग डेवलप्ड टू हैंडल द फॉरेन इन्वेस्टर्स दैट आर एक्चुअली कीन टू इन्वेस्ट इन इंडिया और इस मैकेनिज़्म के तहत जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको एक ही जगह पर एक ही पोर्टल पर जितने भी रिक्विजिट रेगुलेटरी और स्टेट क्लियरेंस की ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करने के लिए किसी भी स्टेट में वो उनको उसी सिंगल विंडो मैकेनिज़्म में अवेलेबल होंगे उनको क्लियरेंस के लिए रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए डिफरेंट पोर्टल्स में या डिफरेंट प्लेसेस में भागना नहीं पड़ेगा तो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करना था 15 अप्रैल को एंड बेसिकली दिस portal is expected to have the repository of countries land bank comprising information of all vacant plot and multiple layers of connectivity along with the satellite view of all terrain. So it was expected to have a very rich data about the countries terrain, about the countries land bank information. लेकिन स्टेट्स का जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पाया है जिसकी वजह से जो 15 अप्रैल को लॉन्चिंग होनी थी वो लॉन्च नहीं हो पाया तो जो सेंटर का एम्बिशियस सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म है that may be further delayed because of this unpreparedness as well as the COVID-19 wave that has also affected the manpower availability within the नोडल डिपार्टमेंट्स तो जितने भी नोडल डिपार्टमेंट्स हैं जो मिल करके इस पर काम कर रहे हैं वहाँ पर मैन पावर अवेलेबिलिटी की भी शॉर्टेज है मैन पावर उस पर्टिकुलर अमाउंट में अवेलेबल नहीं जैसे कि उस काम को स्पीड अप किया जा सके जो 15 अप्रैल को लॉन्च होना था सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म वो फिलहाल के लिए डिले हो गया है एज अ रिजल्ट इट इज़ लर्न दैट गवर्नमेंट हैज़ वर्कड आउट अ new timeline and has shifted the launch time to June. So it is anticipated that till June all the work related to technical infrastructure will be completed and COVID-19 will also be minimized. तो गवर्नमेंट ने जून का प्रपोज टाइम रखा है सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म को दोबारा से लॉन्च करने के लिए या दोबारा से लॉन्च का टारगेट सेट किया है जून में लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि जून में लॉन्च करना भी पॉसिबल शायद ना हो गवर्नमेंट के लिए क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर posing challenges to this single window clearance mechanism. What are those challenges? First, magnitude of the land bank is such that identifying them or respective sites for setting up the manufacturing unit is quite a cumbersome process. Apart from it, a lot of coordination is required from the state government side and state government have to ramp up their infrastructure to ensure that all the available license clearance are updated on a single portal for single window clearance. So there are number of participants involved into this single window clearance process. तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि इट इज़ अ की चैलेंज एंड अपार्ट फ्रॉम दिस की चैलेंज देयर आर नंबर ऑफ अदर चैलेंज फॉर दिस सिस्टम. सो जून में लॉन्च हो पाएगा गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नेंस पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगी ये अभी भी क्वेश्चन मार्क लगता है. और अगर कोलैबोरेशन की बात करी जाए तो अभी तक केवल 8 से 9 स्टेट्स
राज़ी हुए हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए या कोलैबोरेट करने के लिए। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट 15 से 20 स्टेट्स के कंसेंट को अवेट कर रही है। बेसिकली ये सिस्टम एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट सिस्टम होगा जिसके थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने एप्लीकेशन इंडिया के किसी भी स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए डाल सकते हैं, एंड दे हैव टू obtain the different department consent or license under this portal. So the state will have to consolidate their all information related to land bank, related to different connectivities, related to the different terrain. So that is why this scheme will have the detail of states and district wise industrial and land availability. गुड मूव है, इट्स अ वेरी एम्बिशियस प्लान बाय सेंटर, बट इसका एग्जीक्यूशन उतना ही चैलेंजिंग है जितना इसके बेनिफिट इसके लॉन्च होने के बाद अराइज होंगे। डेफिनेटली इट विल फैसिलिटेट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट विल फैसिलिटेट द अप्रूवल प्रोसेस, एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी बैट्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। India is going to have a new national electricity policy NEP। तो अभी फिलहाल के लिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ एंड इट इज़ फॉर पब्लिक कमेंट। तो जो रीसेंट ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर्मुलेट करी गई है, डेवलप करी गई है, इट इज़ अ गाइडिंग पॉलिसी फॉर पावर जनरेशन, सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जितने भी फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शन को कवर करती है। बेसिकली इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी दैट इज़ एक्चुअली फॉर्मुलेटेड अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। लेकिन अगर हम इस पॉलिसी को बहुत ध्यान से देखें तो जो मेजर एम्फेसिस है इस पॉलिसी का, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का, जो कि अभी ड्राफ्ट के फॉर्म में है, इट इज़ ऑन इंक्रीजिंग द प्राइवेट पार्टिसिपेशन स्पेशली इन केस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स लेटेस्ट वर्जन। तो जो भी ड्राफ्ट पॉलिसी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया, मोर स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन केस में। अगर आपको पता हो, हम सब जानते हैं कि जो डिस्कॉम्स हैं, जितनी भी स्टेट स्पेशली स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, दे आर इन वेरी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस सिचुएशन बिकॉज ऑफ द overdue number of डिस्कॉम कंपनीज आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। मोर स्पेसिफिकली स्टेट उनके बहुत सारे ड्यूज़ हैं, लोन पेंडिंग पड़े हैं, जिसकी वजह से दे आर इन अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस सिचुएशन, नॉट एबल टू ऑपरेट देयर बिजनेस स्मूथली। और उनको रिवाइव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी लोन स्कीमें, बहुत सारी स्कीम लाई, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। दैट इज़ वाई अंडर दिस न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी central government is actually emphasizing on increasing the private investment, more specifically in distribution function. This NEP policy has also introduced the power quality microgrids, pump hydro storage, and real-time power markets एज अ की फोकस एरिया, जो कि एकदम नए टर्म है। अभी इंडिया में इन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। पावर क्वालिटी क्या है, माइक्रो ग्रिड्स हैं, पंप हाइड्रो स्टोरेज, रियल टाइम पावर मार्केट्स, बहुत ज़्यादा मैच्योर टर्म नहीं है। बट जो भी नई ड्राफ्ट पॉलिसी आ रही है उनमें इन सारे की फोकस एरिया पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और जैसा कि हम सभी को पता है, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उसमें, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन में कंपनीज़ हैं। तो बेसिकली इस ड्राफ्ट में रिफॉर्म्स की भी बात करी गई, जिसमें कहा गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसमें मेजर रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि पर्टिकुलरली इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज हैं, जैसे कि AT&C लॉसेस, inadequate system planning, poor upkeep and maintenance of equipments. All these issues are actually affecting the financial health of the DISCOM, more specifically state owned DISCOMs, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन और बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है, और कंपनीज़ को जो लॉस हो रहा है वो हो ही रहा है। और अगर आपको पता तो AT&C लॉसेस क्या हैं, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन थेफ्ट को लेकर के जो भी लॉसेस होते हैं, ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, वो ऑल दैट कम्स अंडर AT&C लॉसेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये थेफ्ट हो गया, ट्रांसमिशन हो गया,
वेस्टेज, ये सब बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होता है। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट स्टिल इट इज़ वेरी हाई। AT&C लॉसेस आर वेरी हाई इन इंडिया। इसीलिए इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में बहुत स्पेसिफिकली कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में मेजर रिफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ पर जो इनएफिशिएंसीज़ हैं जैसे कि AT&C लॉसेस, इनएडिक्वेट सिस्टम प्लानिंग, पुअर अपकीन, लो मेंटेनेंस, इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए और डिस्कॉम्स की जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, उसको improve किया जाए। NEP has also noted that despite the center government connecting 100% household in the country with the national power supply grid, quality of power and duration remain still an issue। भले ही 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, गांव गांव में ग्रिड्स पहुंच गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पिलर्स हैं, बट कितने टाइम तक बिजली आ रही है, बिजली की क्वालिटी क्या है, कितने पावर, कितने वोल्टेज से बिजली आ रही है, इट्स स्टिल ऑल दीज इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी की रीच तो है, बट अगर पूरे 24 घंटे में से 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इट्स इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अ पर्टिकुलर कॉमन मैन। तो इन सारे इश्यूज़ को भी टारगेट किया गया है जो ड्राफ्ट NEP है उसमें। तो दीज आर द की पॉइंट्स फॉर न्यू ड्राफ्ट NEP। स्टूडेंट माइंडेड, यह भी ड्राफ्ट पॉलिसी है। फाइनल पॉलिसी जो आएगी हो सकता है वो इस पर्टिकुलर पॉलिसी से इंटायरली डिफरेंट हो या इंटायरली सेम हो। दैट विल डिपेंड ऑन द सजेशन फ्रॉम द डिफरेंट कमिटीज़ एंड द पब्लिक। और उसमें गवर्नमेंट कितना इंक्लूड करती है, कितने सजेशंस को इंक्लूड करती है, कितने सजेशंस को नहीं इंक्लूड करती है, क्या एग्जैक्ट ही इन पूरी ड्राफ्ट NEP पॉलिसी पास हो जाती है या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। ये तभी पता चलेगा जब ये पॉलिसी एग्जैक्टली पास हो जाएगी implementation के लिए। But meanwhile, you can have a glimpse of key points that have been targeted under draft। तो कोल बेस्ड पावर को भी मेजर सोर्स माना गया है, जिसमें कोल के इंपोर्ट के लिए भी फोकस किया गया है ड्राफ्ट NEP में, अपार्ट फ्रॉम अदर इश्यूज़। 100% स्मार्ट मीटरिंग की भी बात करी, ऑल दो स्मार्ट मीटरिंग मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं, बट फिर भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्मार्ट मीटर्स नहीं लगे हैं। तो इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट स्कीम में 100% स्मार्ट मीटरिंग की भी बात करी गई है। इंडिजीनियस पावर इक्विपमेंट्स के यूज़ को भी प्रमोट किया गया है। तो बहुत सारे की इशूज़ हैं जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर क्वालिटी, पावर अवेलेबिलिटी, coal based power generation, 100% smart metering, increased use of indigenous power equipment, invest in mini grids, mostly those powered by renewable energy, as well as the enhanced use of balancing power such as pump hydro storage और hydrogen storage। तो कई सारी नई टेक्नोलॉजी को भी लाने की बात कही गई है अंडर ड्राफ्ट NEP। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2। मारुति हुंडई पिच इन टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। हम सभी को पता है कि इस समय कंट्री इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द लैक ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी among the major states of the country। सो बहुत सारे जो बिजनेस टाइकून हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव डाइवर्टेड देयर बिजनेस फॉर जनरेटिंग द ऑक्सीजन, फॉर एस्टैब्लिशिंग द ऑक्सीजन प्लांट। इन लाइन विद दिस, Maruti Suzuki, the country's largest car maker, will shut its manufacturing unit in Haryana to make oxygen for medical need। मारुति सुजुकी के अलावा हुंडई ने भी बहुत सारे ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स को सेटअप करने की बात करी है, जो कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स को पहुंचाएंगे। एंड फॉर दैट बोथ द कंपनीज हैव शट डाउन देयर few plants in order to divert the resources towards the oxygen generation। तो हुंडई ने भी 1 मई से 9 मई तक अपने जो प्लांट हैं उनको एनुअल मेंटेनेंस के लिए शट डाउन कर दिया है, और उस ड्यूरेशन में हुंडई और मारुति सुजुकी दोनों ही ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देंगे। तो इट्स अ गुड जेस्चर बाय प्राइवेट प्लेयर्स फॉर हेल्पिंग द कंट्री इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप। सीरम लोवर्स वैक्स प्राइसेस फॉर स्टेट्स, हॉस्पिटल रेट्स सेम। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने
400 से घटा करके वैक्सीन के जो प्राइस हैं वो 300 रुपए तक कर दिए हैं स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली हमने बताया भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपये में मिल रही थी वैक्सीन और स्टेट्स गवर्नमेंट को 400 रुपये में। तो जिसको लेकर के प्राइसिंग डिस्क्रिपेंसी और डिफरेंशियल रेट्स को लेकर के कई ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी जनरेट हुई थी बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। केस भी फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा भी है कि वाई दिस पर्टिकुलर डिफरेंस प्राइसिंग इज देयर। अपार्ट फ्रॉम इट, फिलहाल के लिए सीरम ने जो 400 रुपये का प्राइस था स्टेट गवर्नमेंट के लिए वैक्सीन का, उसको रिड्यूस करके 300 रुपये तक कर दिया है। भारत बायोटेक की तरफ से हालांकि अभी कोई भी ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं आया। अगर आपको याद हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज उनको डायरेक्ट किया था कि देयर शुड बी रेट कट ऑन वैक्सीन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सीरम ने सेंटर का वो डिक्टेट फॉलो किया है या सीरम ने अपनी अपनी तरफ से जो प्राइस हैं वो लोअर किए हैं। ऑल्दो जो हॉस्पिटल्स को जिस रेट पे वैक्सीन पहले मिल रही थी, हॉस्पिटल्स मीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात हो रही, उनको कितने पे मिल रही थी 600 रुपये पे, तो उनका जो रेट है वो सेम रहेगा। तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 150, स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए 300 और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए 600। तो ये डिफरेंशियल प्राइसिंग सेट करी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। हालांकि इस पर ये कितना आगे चलती है ये भी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा वाई देयर इज अ डिफरेंशियल प्राइसिंग, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर अ सेम कोविड-19 वैक्सीन। अपार्ट फ्रॉम इट, कोविन जिसमें बेसिकली कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा रश देखने को मिला पहले दिन। इवन शाम के 4 बजे तक वो पूरा सिस्टम क्रैश हो गया और टेक्निकल ग्लिच की वजह से। ऑल दो गवर्नमेंट का कहना है कि द टेक्निकल ग्लिच विल बी रिमूव एंड वंस अगेन रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्टेड। तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 55,000 हिट्स आए हैं पर सेकेंड ऑन दिस कोविन पोर्टल फॉर वैक्सीन। इसके अलावा कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने जो रेजिडेंट हैं, उनके लिए वैक्सीन फ्री कर दिया। तो 18+ से लेकर जो 45 का एज ग्रुप है उसके लिए वैक्सीन फ्री कर दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी टेरिटरी में वैक्सीन फ्री कर दी है, वैक्सीनेशन फ्री कर दिया है 18+ के ऊपर के लोगों का। Apart from it, apart from this, all these news related to vaccine, it is also came into news that few states may miss the May 1 launch of 18+ vaccination। क्यों? क्योंकि उनकी जो डीलिंग हमें कह सकते हैं, जो कमिटमेंट है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, प्रायर कमिटमेंट, उसकी वजह से जो नए स्टेट्स हैं उनको अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती है कोविड-19 की वैक्सीन की, कोविशील्ड की या कोवैक्सीन। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी प्रायर कमिटमेंट्स हैं, डिलीवरी कमिटमेंट्स हैं और सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट की वजह से कई सारे स्टेट्स को 1 तारीख से वैक्सीन अवेलेबल नहीं भी हो सकती है। तो देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस दैट आर कमिंग इन फ्रंट फॉर दिस यूनिवर्सल इनॉक्यूलेशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेट्स सी कि 1 मई से स्टार्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता। अगर होता है तो कितनी स्मूथली ये फंक्शन करता है, वैक्सीन अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी, किन स्टेट में स्टार्ट होता है, किन स्टेट्स में नहीं स्टार्ट होता है, हाउ दिस कोविन और टेक्निकल पोर्टल विल वर्क। देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट मे बी unanswered today but may be answered after 2 or 3 days। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जोमैटो फाइल्स फॉर $1.1 billion IPO। So food delivery platform Zomato on Wednesday took the very first step towards the public listing by filing its draft red herring prospect with the सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी में फिलहाल के लिए अपना प्रॉस्पेक्ट सेंड कर दिया है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने, सो फूड एग्रीगेटर भी बोल सकते हैं। एंड द बेसिक जो प्रपोजल है उसमें एक अप्रॉक्सीमेटली 8,250 करोड़, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $1.1 बिलियन का इनिशियल पब्लिक ऑफर प्रपोज किया गया है। एंड आफ्टर this particular Zomato will be the one of the largest by a consumer internet company in India. And if we see the key financials of Zomato, so this is the key financial of Zomato since financial year 18, and definitely since financial year 18, 19, 20 it is increasing. Although in COVID duration there is some
hiccups, but for that Zomato is going to raise the fund through IPO and going public. So अभी फ़िलहाल के लिए 10.7 मिलियन कस्टमर्स हैं Zomato के पास एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20, and 99.3% share of order received through its mobile application in the 9 months ended December 2020. Actively 1,60,000 partners and delivery partners हैं as of December 2020 Zomato के पास, and approximately 1,31,000 active food delivery restaurants के साथ इनकी dealing है. तो it's at a very good, a significant presence in Indian market. So now Zomato is also going for IPO and also going public. अब देख लेते हैं next clip. IT Park SEZ likely on PSU's idle land. So there could be information technology park, there could be spatial economic zone developed on the idle land assets of public sector undertaking as well as the government department that कांट बी सेल. रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिक्टेट दिया था कि जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा लैंड एसेट्स हैं, अनयूज्ड लैंड एसेट्स हैं, उन एक्स्ट्रा लैंड एसेट्स को, अनयूज्ड लैंड एसेट्स को मोनेटाइज किया जाए इन ऑर्डर टू रेज द फंड्स. तो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कहा था ऐसे एसेट्स को यूज़ करके जो कि आइडल पड़े हैं, जिन्हें PSUs या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं यूज़ कर रहे. बट नाउ गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग कन्वर्टिंग सच लैंड्स इनटू रेवेन्यू जनरेटिंग फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स. तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसे लैंड्स या ऐसे अनयूज लैंड, आइडल लैंड जो कि PSUs के पास हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास है, जिनको सेल नहीं किया जा सकता, उन पर IT पार्क या SEZ बना दिया जाए जिससे कि वो फाइनेंशियली वायबल हो जाए और रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में या असेट्स में convert हो जाए. So developing long-term revenue generating resources by using such idle assets will help to create more value than by disposing them at a lower valuation as per the government officials. तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने कहा था पहले कि जितने आइडल एसेट्स हैं, लैंड है, उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनको मोनेटाइज किया जाए. बट अब कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनका मोनेटाइजेशन करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा या वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं करेगा. तो ऐसे एसेट्स पर क्या किया जाए, IT पार्क्स या SEZ बना जाए जिससे कि वो फाइनेंशियली वायबल हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें सस्ते रेट पर बेचना कोई प्रॉफिटेबल डील नहीं होगी. सो गवर्नमेंट इज नाउ कंसिडरिंग सेटिंग अप IT पार्क एंड SEZ ऑन दीज idle lanes. So a special purpose vehicle proposed in Union Budget 21-22 for monetizing land through direct sale or concession may take over the land assets of PSUs and develop them into software park, IT park or SEZ. So definitely those land parcel that cannot be sold can be used for more revenue generating projects. अब देख लेते हैं next clip. Cabinet approved India's UK deal on customer cooperation. So Union Cabinet ने Wednesday को एक डील साइन करी है बेसिकली इंडिया और UK के बीच में, जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर के. किसकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग? कस्टमर ऑफेंसेस की. तो UK और इंडिया ने एक डील साइन करी है जिसमें दे विल एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कस्टमर ऑफेंसेस in order to prevent the customer offense. So this agreement is also expected to facilitate the trade and ensure the clearance of goods traded between the countries, an official statement said. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर डील से क्या होगा, कस्टमर के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी और जो फर्दर कस्टमर ऑफेंसेस हैं वो प्रिवेंट होंगे एंड हेल्प इन proper application of customer laws, prevention and investigation of customer offenses, and the facilitation of legitimate trade between the countries. So this India-UK deal has basically takes care of Indian customer concern and requirement, particularly in the area of exchange of information on the correctness of customer value, customs value. तो बेसिकली कस्टम वैल्यू, टैरिफ क्लासिफिकेशन, ओरिजिन ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज, इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पर्टिकुलर डील के तहत दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में शेयर करेंगे. इट्स कस्टम नॉट कस्टमर. बेसिकली जो कस्टमर ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होगी जिससे कि बिजनेस जो एक्सचेंज है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो बढ़ेगा.
कस्टम की वैल्यू को लेकर के, टैरिफ की क्लासिफिकेशन, ओरिजिन ऑफ गुड्स को लेकर के जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं बिटवीन द डीलर और बिटवीन द ट्रेडर, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा प्रॉपरली। तो फिलहाल के लिए कस्टम ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए बोथ कंट्रीज आर रेडी टू शेयर द इंफॉर्मेशन। तो क्लैरिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, डेफिनेटली इट विल इंश्योर द more trade and business between these two countries. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. And if you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.